हेलो। आज हम क्लास 12th के इंग्लिश प्रोज के 4th चैप्टर द होम कमिंग के बारे में बात करेंगे, जिसके राइटर रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। फटीक। जब सब कुछ निश्चित हो गया तो बार बार अपने मामा से पूछने लगा कि कब चलेंगे। वह पूरे दिन प्रफुल्लित और तैयार रहता तथा अक्सर रात को भी जगा रहता। उसने अपनी मछली पकड़ने की छड़ी, अपनी बड़ी पतंग और अपने कंचे सब माखन को विरासत में दे दिए थे। वास्तव में इस जाने के समय उसकी माखन के प्रति उदारता असीमित थी। जब वे कलकत्ता पहुंचे तो फटीक पहली बार अपनी मामी से मिला। वह अपने परिवार में अनावश्यक बढ़ोतरी देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी। वह बड़ी मुश्किल से अपने 3 लड़कों का प्रबंध कर पाती थी और एक 14 वर्ष के गांव के लड़के का उनके बीच आ जाना बहुत अप्रिय था। बिशंबर को इस तरह की बात करने से पहले कम से कम 2 बार सोचना चाहिए था। इस मानवीय संसार के झमेलों में एक लड़का जिसकी उम्र 14 साल हो, इससे बड़ी कोई बाधा नहीं हो सकती। ना तो वह आकर्षक होता है, ना ही उपयोगी। उसके ऊपर एक बच्चे की तरह प्यार बरसाना असंभव होता है और वह हमेशा रास्ते में आता रहता है। यदि वह एक बच्चे की तरह तुतलाता है उसे बच्चा कहा जाता है, और अगर वे एक बड़े व्यक्ति की तरह व्यवहार करता है तो उसे अनुपयुक्त बताया जाता है। जो भी वह कहता है उसका विरोध किया जाता है। तब वह एक बदसूरत बढ़ती हुई उम्र में होता है। वह अपने कपड़ों की अपेक्षा बहुत तेजी से बढ़ता है। उसकी आवाज़ भारी हो जाती है और वह अटक अटक कर कांपते हुए स्वर में गाने लगता है। बचपन की गलतियों को माफ़ करना आसान होता है, लेकिन एक 14 साल के लड़के की गलतियों को सहन करना अनिवार्य होता है। लड़का स्वयं दर्द से संकोची हो जाता है। जब वह बड़े लोगों से बात करता है तो या तो वो घबराहट में ढीठ हो जाता है, या बेचैन होकर शर्माने लगता है, या फिर उसे अपने अस्तित्व पर बहुत शर्मिंदगी होने लगती है। जबकि इस उम्र में उसके दिल में होता है कि उसे प्यार और पहचान मिले, और वह उस व्यक्ति का समर्पित दास बन जाता है जो उस पर ध्यान देता है। लेकिन कोई भी खुले रूप से उस पर प्यार दर्शाता नहीं है, क्योंकि उसे अनुचित आसक्ति माना जाता है, जो कि उस लड़के के लिए सही नहीं होगा। इसलिए क्या डांटना और तिरस्कार करना, वह बिल्कुल एक आवारा कुत्ते के समान हो जाता है जिसका मालिक उसे छोड़कर चला गया हो। एक 14 साल के लड़के के लिए उसका खुद का घर एक स्वर्ग के समान होता है। एक अजनबी घर में अजनबियों के साथ रहना एक छोटे से अत्याचार के समान था। किसी स्त्री के द्वारा प्यार से बात या व्यवहार किया जाना परमानंद की चरम सीमा था, और उसके द्वारा कभी भी तिरस्कार नहीं किया जाना चाहिए। यह फटीक के लिए दुखद था कि वह अपनी मामी के घर अवांछनीय था। हर मौके पर वह इस बुजुर्ग औरत द्वारा तिरस्कृत किया जाता था। वह भी जब भी वह उससे कुछ करने को कहती तो वह इतना खुश हो जाता कि कुछ ज़्यादा ही कर देता, और फिर भी उसे बताती कि इतने बेवकूफ़ मत बनो, बल्कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। अपनी मामी के घर में अपेक्षा से तंग वातावरण ने फटीक पर इतना जुल्म किया कि उसे ऐसा लगता कि सांस लेना भी मुश्किल है। वह खुले गांव में जाकर अपने फेफड़ों से स्वतंत्र सांस लेना चाहता था, लेकिन वहाँ कोई खुला गांव नहीं था। कलकत्ता में चारों तरफ दीवारें और घर बने हुए थे। वह हर रात अपने गांव वापस जाने के लिए सपने देखा करता था। उसे वह शानदार चारागाह याद आते जहाँ वह पूरे दिन पतंग उड़ाया करता था। चौड़ा नदी का किनारा जहाँ वह गाते और चिल्लाते हुए खुशी से पूरा दिन बिताता था। छोटा संकरा झरना जहाँ वह कभी भी जब भी वह चाहे डुबकी मार सकता था और तैर सकता था। उसे अपने समूह के साथी लड़के याद आते जिनमें वह तानाशाह था, और सबसे ज़्यादा उसे अपनी आतताई माँ की याद आती जिसने उसके विरुद्ध पक्षपात किया था। यही विचार उसे दिन रात परेशान करते रहते। एक तरह का शारीरिक प्रेम जैसा कि जानवरों में होता है, किसी ऐसे के सामने होना जिससे आप प्यार करते हो, किसी के ना होने पर ना प्रकट करने योग्य उत्कंठा, एक शांत चीख जो दिल से उसकी माँ को याद करती थी। शाम के समय एक बछड़े के रंभाने के समान थी। यह प्यार जो कि एक जानवर के रूप में स्वाभाविक था, वे उस शर्मीले, बेचैन, पतले, भद्दे और कुप लड़के को उत्तेजित कर देते थे।
कोई भी इसे समझ नहीं सकता था, लेकिन उसका दिमाग लगातार इसी का शिकार था, इसी में रमा हुआ था। पूरे स्कूल में फटीक से ज़्यादा पिछड़ा हुआ कोई लड़का नहीं था। जब भी अध्यापक उससे प्रश्न पूछते, उसका मुंह खुला और शांत रह जाता, और एक अतिरिक्त भार से लदे हुए गधे के समान वह धैर्यपूर्वक उन सभी वारों को सहन कर जाता जो उस पर पड़ते थे। जब सब लड़के बाहर खेल रहे होते तो वह जिज्ञासा से खिड़की के पास खड़ा हो जाता और दूर घरों की छतों को देखा करता, और अगर संयोगवश वह बच्चों को खुली छत पर खेलते हुए देख लेता तो उसकी दिल भी इच्छाओं से भर जाता। एक दिन उसने अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर अपने मामा से कहा, मामा जी, मैं घर कब जा सकता हूँ? उसके मामा ने उत्तर दिया, जब तक छुट्टियां हों तब तक प्रतीक्षा करो, लेकिन छुट्टियां तो नवंबर तक नहीं आएंगी और अभी एक लंबे समय का इंतजार करना पड़ेगा। एक दिन फटीक की अभ्यास पुस्तिका खो गई, यहाँ तक कि अपनी किताबों की सहायता से भी उसे अपना पाठ समझने में कठिनाई हो रही थी। अब यह असंभव था। दिन प्रतिदिन अध्यापक निर्दय होकर उसे पीटते। उसकी ऐसी हालत हो गई कि उसके ममेरे भाइयों को भी अब उस पर शर्म आने लगी। वे दूसरे लड़कों से भी ज़्यादा उसे चिढ़ाने और बेइज्जत करने लगे। आखिरकार वह अपनी मामी के पास गया और बोला कि उससे उसकी अभ्यास पुस्तिका खो गई है। उसकी मामी ने गुस्से से अपने होंठ भींच लिए और बोली, तुम बहुत पागल गंवार हो। मैं अपने परिवार के साथ कैसे तुम्हारा 1 महीने में 5 बार किताबों का खर्चा उठा सकती हूँ? उस रात स्कूल से वापस घर आते हुए फटीक को भयंकर सिरदर्द के साथ कांपते हुए दौरा पड़ गया। उसे लगा कि उसे मलेरिया बुखार का असर हो गया है। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात का था कि उसकी मामी इसे उसी की बेवकूफ़ी कहेगी। अगली सुबह फटीक कहीं भी दिखाई नहीं दिया। आस पड़ोस में ढूंढने से कुछ भी पता नहीं चला। सब बेकार हो गया। पूरी रात बारिश होती रही और जो भी लड़के को ढूंढने गए वे पूरी तरह भीग गए। आखिर में बिशंबर ने पुलिस की मदद ली। दिन के आखिर में एक पुलिस वैन उनके घर के सामने रुकी। अभी भी बारिश हो रही थी और गलियों में पानी भर गया था। 2 पुलिस वाले फटीक को अपनी भुजाओं में लेकर आए और बिशंबर के आगे रख दिया। वह पूरी तरह भीगा हुआ, कीचड़ से सना हुआ था। और कीचड़ से सना हुआ था। उसका चेहरा और आंखें बुखार से लाल हो गए थे और उसका पूरा शरीर कांप गया था। बिशंबर उसे गोदी में उठाकर अंदर लेकर गए। उसकी पत्नी ने जब उसे देखा तो बोली, इस लड़के ने हमें परेशान कर दिया है। क्या अधिक अच्छा नहीं होगा कि तुम उसे उसके घर भेज दो? फटीक ने उनके शब्द सुनकर रोते रोते जोर से कहा, मामी जी, मैं घर ही जा रहा था, लेकिन ये मुझे वापस यहाँ घसीट लाए। बुखार बहुत तेज हो गया और लड़का पूरी रात तपता रहा। बिशंबर ने डॉक्टर को बुलाया। फटीक ने अपनी बुखार से भरी आंखें खोली और छत की तरफ देखते हुए शांति से कहा, मामा जी, क्या अभी तक छुट्टियां नहीं हुई हैं? क्या मैं घर जा सकता हूँ? बिशंबर ने अपने आंसू पोंछे और फटीक के पतले जलते हुए हाथों को पकड़कर पूरी रात उसके पास बैठे रहे। लड़का फिर बड़बड़ाने लगा। आखिरकार उसकी आवाज़ उत्तेजित हो गई। वह चीखा, माँ, मुझे ऐसे मत मारो। माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। अगले दिन थोड़ी देर के लिए लड़के को होश आया। उसने कमरे में अपनी नज़र घुमाई, जैसा कि उसे किसी के आने की आशा हो। आखिरकार निराशा के साथ उसका सिर वापस तकिए पर लुढ़क गया। उसने अपना चेहरा दीवार की तरफ कर लिया और एक गहरी सांस ली। बिशंबर उसके मन की बात समझ गए थे। अपना सिर नीचे करके धीरे से बोले, फटीक, मैंने तुम्हारी माँ को बुलाया है। वह दिन बीत गया। डॉक्टर ने चिंताग्रस्त आवाज़ में कहा कि लड़के की हालत बहुत नाजुक है। फटीक जोर से चिल्लाने लगा, वह निशान 3 फैदम, वह निशान 4 फैदम, वह निशान। उसके नदी में स्टीमर के नाविक को साहुल रेखा के पास यह बोलते हुए सुना था। अब वह स्वयं अथाह सागर की गहराई नाप रहा था। अगले दिन फटीक की माँ चक्रवात की तरह कमरे में प्रविष्ट हुई और तेज आवाज़ में इधर से उधर गिरकर विलाप करने लगी। बिशंबर ने उसकी बेचैनी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह उसके पलंग से चिपक कर चिल्लाने लगी, फटीक, मेरा प्यारा, मेरा बेटा। फटीक अपनी बेचैनी में एक क्षण रुका। उसके हाथ ऊपर नीचे होने बंद हो गए। उसने कहा, आह,
उसकी माँ फिर चीखी, फटीक मेरा प्यारा, मेरा बेटा। फटीक ने बहुत धीरे से अपना सिर घुमाया और बिना किसी की तरफ देखे बोला, माँ छुट्टियाँ आ गई हैं। यहीं से यह चैप्टर खत्म होता है। धन्यवाद।